नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारत चीन संबंधों में नई कड़वाहट की वजह दैनिक भास्कर। बंगाल का बुरा हाल दैनिक जागरण। रेड बाजार पर बढ़ेगा आत्मविश्वास बिजनेस स्टैंडर्ड। भयारण्य जनसत्ता। अब आर्टिकल विस्तार से। भारत चीन संबंधों में नई कड़वाहट की वजह दैनिक भास्कर। माल्टा का ध्वज लगाकर चीनी परमाणु आयुध सामग्री ले जा रहे एक जहाज को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई पोर्ट पर रोक लिया। खुफिया जानकारी थी कि यह दोहरी इस्तेमाल सामग्री अघोषित तौर पर छद्म नाम व दस्तावेज के जरिए पाकिस्तान भेजी जा रही थी। इसका प्रयोग पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रमों के लिए करने की आशंका है। उधर ताइवान के विदेश मंत्री द्वारा भारत में दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू पर आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा कि भारतीय मीडिया चीन की संप्रभुता के खिलाफ दी जाने वाली आवाजों के लिए माध्यम न बने। उसका दावा है कि ताइवान संप्रभु चीन का अभिन्न हिस्सा है। प्रतिक्रिया में ताइवान ने कहा कि ताइवान चीन की कठपुतली नहीं है। दरअसल भारत से नाराजगी के पीछे अन्य कई वजह भी हैं। चीन के हालिया अमेरिका विरोधी प्रयास को लेकर वाशिंगटन ने चीन के खिलाफ एक आर्थिक अभियान शुरू किया है, जिसमें सबसे खास है सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को ताइवान और भारत शिफ्ट करना। साथ ही अमेरिका से भारत को संवेदनशील खुफिया इनपुट्स का प्रभाव भी बढ़ा है, जो भारतीय हित में। भारत की नई आयुध खरीद से भी चीन चिंतित है। पाकिस्तान को उकसाकर भारत को तंग करने का प्रयोग भी बेअसर हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने ही आंतरिक विरोधाभासों से परेशान है। बंगाल का बुरा हाल दैनिक जागरण। अंततः संदेशखाली का माफिया शाहजहां शेख सीबीआई के हवाले कर दिया गया, लेकिन यह ध्यान रहे कि ये इस जांच एजेंसी की हिरासत में न जाने पाए। इसके लिए ममता सरकार ने हर संभव जतन किए। बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश को मानने से इनकार किया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो उसने इस मामले की तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। ममता सरकार ने तब भी हार नहीं मानी। उसने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले तब किया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिर यह आदेश दिया कि बिना किसी देरी के ऐसा किया जाए। ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेशखाली में लोगों को जमीन कब्जाने और महिलाओं की यौन उत्पीड़न के आरोपित शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में बंगाल पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब वह फरार चल रहा था। उसे 55 दिन तक इस बहाने गिरफ्तार नहीं किया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, वह फर्जी आर थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई थी। उसे बंगाल सरकार के समक्ष यह स्पष्ट भी करना पड़ा। इसके बाद उसे 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद वह जिस झसक के साथ थाने और अदालत में दाखिल हुआ, उससे यही अंदाजा लगा कि बंगाल सरकार उसे अति विशिष्ट व्यक्ति मानकर चल रही है। ममता सरकार और बंगाल पुलिस कुछ भी दावा करे, इसमें संदेह नहीं है कि उसने आपराधिक चरित्र वाले शाहजहां शेख का बचाव करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जब कोई सरकार किसी कुख्यात व्यक्ति का बचाव करने में हिचक दिखाने से भी इनकार कर दे तो भला उसे राजनीतिक निर्लजता के अलावा और क्या कहा जा सकता है। ममता सरकार के रवैये को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया था कि ईडी पर हमले के साथ संदेशखाली की अन्य शर्मनाक घटनाओं की जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करे। तो बंगाल पुलिस ने इन मामलों की नीरशीर जांच की आशा नहीं थी। यदि बंगाल के एक के बाद एक मामले सीबीआई के पास जा रहे हैं और वह सुशासन के मामले में बुरे हाल में दिख रहा है, तो इसके लिए ममता सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। ममता बनर्जी के पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से संघीय ढांचे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यह सच है कि संविधान एवं कानून की अनदेखी तो उनकी सरकार और पुलिस कर रही है, और वह भी बिना किसी शर्म संकोच। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि किसी राज्य की पुलिस सत्ताधारी दल की शाखा के रूप में काम करती दिखे, लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल पुलिस ऐसा ही करती दिख रही है। रेड बाजार पर बढ़ेगा आत्मविश्वास बिजनेस स्टैंडर्ड। अपने उभरते बाजार, स्थानीय मुद्रा, सरकारी बॉन्ड सूचकांक और संबंधित सूचकांकों में पूरी तरह से सुलभ मार्ग FAR के तहत जारी किए गए भारतीय सरकारी बॉन्डों को शामिल करने के ब्लूमबर्ग के फैसले से भारतीय रेड बाजार को काफी मजबूती मिलेगी। 31 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले अगले 10 महीने में इन बॉन्ड को सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। JP मॉर्गन के बाद ब्लूमबर्ग अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने वाला दूसरा प्रमुख वैश्विक सूचकांक प्रदाता होगा। JP मॉर्गन इंडेक्स में जून 2024 से भारतीय बॉन्डों को शामिल किया जाएगा। JP मॉर्गन के तुरंत बाद ब्लूमबर्ग सूचकांक, जिसे कि ज्यादा व्यापक रूप से देखा जाता है, में शामिल करने से भारतीय बाजार में 2 से 3 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है कि यह उन बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाला कदम साबित होगा जो अपनी रेड होल्डिंग को विविधता देना चाहते हैं।
इससे आगे चलकर ऋण बाजार में ऊंचा निवेश प्रभाव आएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में यह ऐलान किया गया था कि केंद्र सरकार की कुछ श्रेणियों में की प्रतिभूतियों को बिना किसी रोक टोक के गैर निवासी निवेशकों के लिए खोला जाए, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने एफएआर के तहत सिक्योरिटी जारी करना शुरू किया। उम्मीद के मुताबिक ही इससे वैश्विक सूचकांकों में भारत सरकार के बॉन्डों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सैद्धांतिक रूप से देखें तो बॉन्डों को सूचकांकों में शामिल करने के कई फायदे हैं। इससे विदेशी बचत का बड़ा प्रभाव आएगा, जिससे न केवल सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में मदद मिलेगी, बल्कि चालू खाते के घाटे की भरपाई में भी आसानी होगी। इन सूचकांकों की निगरानी करने वाले फंड निष्क्रिय प्रकृति के हैं और इनसे आने वाला प्रभाव सक्रियता से प्रबंधित कोषों के मुकाबले ज्यादा स्थायी माना जाता है। आगे चलकर एफएआर के तहत और प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी और चूंकि बजट घाटे के कुछ हिस्से की भरपाई विदेशी बचत से होगी, तो इससे घरेलू बजट पर दबाव कम हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था की कुल उधारी लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। व्यापक स्तर पर देखें तो वैश्विक सूचकांकों में सरकारी बॉन्डों को शामिल करना भारत के वृहद आर्थिक ताकत के भरोसे को भी बताता है। भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, जिसमें वृहद आर्थिक स्थिरता भी है। भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी रहता है, जिससे विदेशी मोर्चे पर स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत शक्ति के दौर में इसका प्रमाण भी मिला है। साल 2024 में अब तक भारतीय ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब $5 अरब का निवेश किया है। वैसे तो सूचकांक में शामिल होने के कई फायदे हैं, लेकिन ये गौर करना अहम होगा कि ऋण बाजार में ज्यादा विदेशी निवेश से कई तरह के जोखिम भी बढ़ सकते हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले साल ये कहा था कि सूचकांक में शामिल होना एक दोधारी तलवार की तरह है। वैसे तो निकट अवधि में सूचकांकों के भार बढ़ने और इन सूचकांकों की निगरानी करने वाले प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में वृद्धि होने से प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन यदि सूचकांक प्रदाताओं द्वारा भारत का भार कम किया जाता है, तो इसका विपरीत भी हो सकता है। ऐसी हालत विदेशी कोष भारतीय प्रतिभूतियों से निकल जाएंगे और इससे उधारी की लागत या तथा भारतीय रुपया दोनों पर दबाव पड़ेगा। एफएआर के तहत अधिक निर्गम जारी होना, जो कि विदेशी निवेशकों के लिए एक तरलता वाला बाजार बनाने के लिए जरूरी होगा, दबाव के समय स्थिरता को बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है कि अधिक विदेशी निवेश के लिए बेहतर और ज्यादा चुस्त वृहद आर्थिक प्रबंधन की जरूरत होगी। संक्षेप में कहें तो भारत को कम और स्थिर मुद्रास्फीति के साथ साथ कम राजकोषीय और चालू खाता घाटा बनाए रखने का लक्ष्य रखना होगा। वैसे तो इसे लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन इस संदर्भ में उच्च सरकारी बजट घाटा एक नाजुक बिंदु बना हुआ है। मुद्रा की स्थिरता पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा प्रवाह का भी सक्रियता से प्रबंधन करना होगा। भयारण्य जनसत्ता वन्यजीव संरक्षण को लेकर सरकारें और हम इससे जुड़े महकमे कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण से लगाया जा सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन वन मंत्री और उप वन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। गौरतलब है कि जिम कॉर्बेट में वन मंत्री रहते हरक सिंह रावत ने चिड़ियाघर से बाघ लाकर बसाने के नाम पर आरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कराई और अनावश्यक निर्माण शुरू करा दिए। उसमें वन मंत्री के चहेते तत्कालीन उप वन अधिकारी और दूसरे अफसर भी शामिल थे। अदालत ने उस इलाके में सफारी यानी सैर सपाटे पर रोक लगाते हुए सीबीआई से 3 महीने के भीतर वहां की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वन्यजीव संरक्षण कानून के मुताबिक वन्यजीवों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि के खिलाफ कड़े दंड के प्रावधान है। मगर विचित्र है कि उत्तराखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री ने जिम कॉर्बेट में सारे कानूनों को ताक पर रख दिया। हालांकि जिम कॉर्बेट का मामला न तो नया है न अकेला। देश में शायद ही ऐसा कोई अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र या विशेष पशुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र हो, जहां अतिक्रमण, व्यावसायिक गतिविधियां चलाने और पेड़ों की कटाई आदि की शिकायतें न मिलती रही हों। दरअसल सैलानियों को आकर्षित करने के मकसद से बहुत सारे अभयारण्यों, वन्यजीव आरक्षित क्षेत्रों पर व्यवसायियों की नजर लगी रहती। वे सरकार से नजदीकी गांठ पर उन क्षेत्रों में रहने, ठहरने, मनोरंजन और सैर सपाटे वगैरह के सरंजाम जुटाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। अनेक अभयारण्यों के सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर अतिथि गृह, मोटेल, रेस्तरां, सफारी, मनोरंजन की जगह बना ली गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आदि के अभयारण्यों में अतिक्रमण की अनेक पुरानी शिकायतें हैं। उन पर विवाद उठते
जगह बना ली गई हैं। ऐसी गतिविधियों में उन इलाकों में तेज शोर, रोशनी और वाहनों आदि की आवाजाही के चलते न केवल वन्यजीवों की स्वाभाविक दिनचर्या बाधित होती है, बल्कि वे हर समय भयभीत रहते हैं। उनके खान-पान, प्रजनन आदि की आदतें बदल जाती हैं। इस तरह अभयारण्य उनके लिए अभयारण्य बन जाता है। इससे वन्यजीव संरक्षण का मकसद भी नहीं सध पाता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने और उसमें लोगों की आवाजाही बढ़ाने से वन्यजीवों का शिकार और उनके अंगों का अवैध कारोबार करने वालों की पैठ भी आसान हो जाती है। निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई दरअसल लकड़ी कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से कराई जाती है। इससे वहां के पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है और वन्यजीवों के रहवास पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जिम कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई और अतार्किक निर्माण कराने से पहले इन बातों की जानकारी मंत्री महोदय और संबंधित अधिकारियों को नहीं रही होगी, मगर उन्हें अपना स्वार्थ सबसे ऊपर नजर आया। उस प्रकरण से दूसरे अभयारण्यों और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी कितना सबक लेंगे, देखने की बात है। धन्यवाद।